बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः v बराबर 100 साइन 100t और I बराबर आपको दिया गया है 100 साइन 100t प्लस का पाई/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में विविध शक्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको यहाँ पे पावर निकालनी है, शक्ति। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो वेव शक्ति पावर इज इक्वल टू बच्चों होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और कॉस थीटा। थीटा की जगह बच्चों कहीं कहीं फाइव भी लिखा होता है, तो उससे डरें बिल्कुल ना। इसके बाद बच्चों आपको जो इक्वेशन दी गई है इसकी कंपेयर कराएंगे। वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्योंकि यहाँ पे बच्चों एंगल लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एंगल लिख देंगे थीटा। इस सवाल में बच्चों एंगल नहीं लिखा है, इसलिए हम लोगों ने केवल ओमेगा टी तक ही इसको रखा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एंगल होता तो हम लोग यहाँ पे थीटा 1 या थीटा 2 लिख लेते। ठीक है। वी नॉट की वैल्यू अगर तुलना कराई जाए बच्चों, कंपेयर कराने में पता चल रहा है कि वी नॉट की वैल्यू 100 है। यहाँ पे बच्चों तुलना कराने पे पता चल रहा है कि आई नॉट की वैल्यू बच्चों 100 है और ओमेगा की वैल्यू भी कितनी है, 100 है। ठीक है। थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ रही है, पाई/3। अब आपको यहाँ से क्या पता करना है कि शक्ति बराबर तो ये फार्मूला होता है, लेकिन बच्चों आपको वी नॉट पता है, जबकि यहाँ पे हमें किस चीज़ की जरूरत है, वी आर एम एस की। तो आप बच्चों जानते हैं जो वी आर एम एस होता है उसी को लिखा जाता है वी नॉट बाई √2। आई आर एम एस को लिखा जाता है आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है, पाई/3। वी नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है, 100/√2। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 100 बाई में क्या लिखा है, √2 कॉस, और बच्चों थीटा की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया है, पाई/3। कॉस बच्चों 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2। यहाँ पे बच्चों -3 क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लिखा था कि धारा मिली एम्पियर में है और मिली को बच्चों चेंज किया जाता है 10⁻³ से। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 100 ऐसे लिखा हुआ है, √2 का गुणा बच्चों √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओनली 2 आएगा। और ये वाला बच्चों 2 ऐसे लिखा है, पावर ऐसे लिखी हुई। यहाँ से बच्चों 2 और 2 का मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा, 4 आएगा। और उस 4 को बच्चों अगर इस 100 से कैंसिल किया जाए तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है। या तो आप थोड़ा थोड़ा करके काट सकते हैं। 2 को 100 से काटेंगे 50, फिर उस 2 को बच्चों 50 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25। और ये क्या लिखा हुआ है, 100, और बच्चों ये पावर ऐसे लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि देखा जाए यहाँ से 25 का गुणा बच्चों 100 से कराएंगे तो 2500 आएगा। और 3 पावर बच्चों माइनस में है, इसका मतलब अगर इस पॉइंट को इधर कर दें तो पॉइंट इधर आ जाएगा। या तो आप बच्चों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस पावर को मैंने नीचे भेजा तो नीचे 3 जीरो होंगे। 3 जीरो से बच्चों जब 2500 में डिवाइड करोगे तो 2.5 ही आएगा। यानी कि बच्चों कहा जा सकता है कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 वाट। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये पहला प्रश्न समझ चुके होंगे। बच्चों ये प्रैक्टिस सेट कराने का केवल इतना उद्देश्य है। बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछते हैं कि क्या सर ये प्रैक्टिस सेट बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ये जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ये यूपी बोर्ड फिजिक्स के बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होंगे। बिल्कुल रामबाण बच्चों प्रैक्टिस सेट, अगर आप इस 30 प्रैक्टिस सेट को बच्चों वॉच करते हैं तो मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ कि 70 में से आप लोग बच्चों 60 या 60 के आसपास बच्चों इस प्रैक्टिस सेट से आप ले आएंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक है। यहाँ से बच्चों आपको सम न्यूट्रॉनिक बताना है। सम का मतलब होता है बराबर, न्यूट्रॉनिक का मतलब बच्चों न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन्स बच्चों इक्वल होते हैं उनको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जिनमें भी समान होती है उन्हीं को बच्चों कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि अगर एग्जाम्पल नंबर बच्चों पहला लिया जाए, जो ऑप्शन पहला लिखा है 6C14 8O16। बच्चों न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो अगर बच्चों 14 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। 16 में बच्चों अगर 8 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, 8। इसका मतलब है बच्चों दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो यही बच्चों एग्जाम्पल है सम न्यूट्रॉनिक का। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल देखिए कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का आयाम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों आयाम कितना दिया गया, 3 × 10⁻⁻10। और याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बच्चों आयाम को शो किया जाता है बी नॉट से। 3 × 10⁻10 टेस्ला गिवन है। आगे पढ़ते हैं। यदि तरंग की आवृत्ति बच्चों आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जिसको डिनोट किया जाता है न्यू से, फ्रीक्वेंसी को बच्चों आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को न्यू से डिनोट किया है और जिसकी वैल्यू 12 हर्ट्ज दी गई है। आगे पढ़ते हैं। तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम जैसे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है वैसे ही विद्युत क्षेत्र का आयाम होता है। विद्युत क्षेत्र के आयाम को ई नॉट से शो किया जाता है। तो आपको बच्चों एक ऐसा फार्मूला देखना है जिसमें ई नॉट और बी नॉट दोनों आते हैं। तो बच्चों कई प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस बात पे चर्चा कर चुके हैं। टोटल बच्चों इसके 7 फार्मूले हैं बच्चों इस चैप्टर के विद्युत चुंबकीय तरंग की। ठीक है, वहां पे बच्चों पहला फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से बच्चों ई नॉट आपको निकालना है तो इसको ऐसे रखेंगे। बी नॉट की वैल्यू सवाल में 3 × 10⁻10 दी गई है। सी की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ होती है। ये चीज़ बच्चों यहाँ पे डिवाइड में है, भाग में है, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 का बच्चों मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 9 आएगा और 8 प्लस में 10 माइनस में तो आप कहेंगे सर माइनस की 2 आएगी। और ई का बच्चों आप मात्रक जानते हैं 3 यूनिट होती हैं वोल्ट बाई मीटर, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद बच्चों चौथा बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित होने पर बच्चों धारा कितनी दी गई है, आई। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग आपको दिया गया है कितना, v। यदि उस धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में, दुगनी त्रिज्या बच्चों रेडियस को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, और तार में धारा 2i हो, रेडियस को भी डबल किया गया है और धारा को भी डबल करना है, तो क्या कहा गया, तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v क्या हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखें, आपको एक ऐसा रिलेशन देखना है कि जिसमें i और v अनुगमन वेग दोनों आते हैं बच्चों। वैसे तो अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से शो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ v से लिखा है सवाल में। तो आप जानते हैं i बराबर NEAVD। बच्चों ये प्रूविंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछी गई है। मैंने आपको कई बार बताया कि बच्चों की पूरी फिजिक्स की मैंने जितनी भी प्रूविंग्स हैं बच्चों उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 नाम से। आप वहाँ से जाके एक एक प्रूविंग को देख सकते हैं। ये वाली भी प्रूविंग बच्चों आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आई बराबर बच्चों NEAVD। VD की वैल्यू बच्चों अपवाह वेग की वैल्यू कितनी दी है, V दी है। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं ए को लिखना चाहूँ तो ए एरिया है, क्षेत्रफल। और बच्चों एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, πr², वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि बच्चों जो तार होगा उसका जो पिछला वाला अगला सिरा है वो बच्चों सर्कल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होगा। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इन्होंने कहा है कि रेडियस को डबल करना है और धारा को भी डबल करना है, ये सवाल में लिखा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं ऊपर सवाल पढ़ें, रेडियस को भी डबल करना है और धारा को भी डबल करना है। तो बच्चों यहाँ पे आई को हम लोग डबल कर दें, 2i। NE पाई बच्चों ऐसे लिखा है और r को डबल कर दे रहे हैं 2r, और ऊपर बच्चों क्या लिखा है, स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, यहाँ से स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, 4। r का स्क्वायर ओपन करेंगे r², और इसको मान लिया है v डैश। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखा जाए तो इस 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है कि नहीं। आई की वैल्यू को यहाँ से बच्चों हम लोग ये लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। सारी की सारी वैल्यू बच्चों कट रही है, केवल यहाँ से क्या बचेगा, v, और यहाँ से क्या बचेगा, 2v डैश। इस 2 को बच्चों का नीचे भेज दिया जाए तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी v/2। यानी अब जो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब जो अपवाह वेग है वो पहले वाले अपवाह वेग का हाफ हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि प्रिज्मों का, 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण, बच्चों अपवर्तक कोण को हम लोग प्रिज्म एंगल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है ए प्रिज्म कोण की वैल्यू कितनी दी है, जिसको डिनोट किया जाता है ए से 15 दी गई है। परंतु परंतु
उनके अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बच्चों अपवर्तनांक कितने दिए गए हैं? पहले का अपवर्तनांक 1.6 पहला प्रिज्म का, दूसरे बच्चों प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन अपवर्तनांक 1.5 दिया है और तीसरे का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 दिया है। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 हैं तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बात बतानी है वो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में बतानी है। तो आपको एक ऐसा फार्मूला बच्चों सोचना पड़ेगा कि जिसमें डेल्टा भी आता हो, एन भी आता हो, ए भी आता हो। तो आप कहेंगे सर डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो डेल्टा एम किसके समानुपाती है? एन के समानुपाती है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा भी बढ़ेगा। ठीक है। और अगर एन की वैल्यू घटेगी तो डेल्टा भी घटेगा। तो आप बच्चों देखें तो सबसे बड़ा एन कौन सा है? एन वन। और अगर n सबसे बड़ा है n1 तो बच्चों इसका डेल्टा भी सबसे बड़ा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि डेल्टा n क्योंकि सबसे बड़ा है n1 बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है n2, फिर उससे छोटा कौन है n3 और n समानुपाती है बच्चों किसके? डेल्टा m के। तो इसका मतलब है बच्चों डेल्टा 1 सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसका n बड़ा है, डेल्टा 2 उससे छोटा होगा और डेल्टा 3 सबसे छोटा होगा। तो बच्चों ऐसा कौन सा रिलेशन है? ऑप्शन नंबर अगर आप बच्चों देखें पहले में ही ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। आप अगर निकालना चाहते तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके लिख लिख के बच्चों निकालेंगे तब भी आपको यही बात पता चलेगी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा टिपिकल भी है क्योंकि बच्चों इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत कम ही पढ़ते हैं। यदि वास्तविक नतिकोण, बच्चों जो रियल आपको नतिकोण दिया है, वो कितना दिया गया है? यदि वास्तविक नतिकोण बच्चों कहा गया है सवाल में कि थीटा हो तथा चुंबकीय याम्योत्तर से अल्फा कोण बनाता हो पर समतल में नति कोण थीटा डैश है तो आपको सिद्ध करना है। तब बच्चों आपको बताना है कि टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक फिगर बना लेते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। और बच्चों यहाँ से देखेंगे चुंबकीय याम्योत्तर में जो ये वाला घटक होता है इसको बच्चों हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं यानी कि एच। ये बच्चों वर्टिकली कंपोनेंट है, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर, इसको हम लोग वी मान लेंगे। ठीक है। इन दोनों के बीच में बच्चों जो ये लाइन गई है ये कोण बनाती है। तो ये कोण जितना भी बनाते हैं बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं नति कोण। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर बात की जाए कि टेन थीटा का क्या फार्मूला होता है तो टेन थीटा बराबर होता है बच्चों वी बाई। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि इसको चुंबकीय याम्योत्तर से अल्फा कोण बच्चों क्या करना है? समतल में नति कोण घुमा देना है। यानी यहाँ से बच्चों इसको अल्फा कोण ऊपर रोटेट किया जाएगा। तो ये वाली जो बच्चों एंगल पहले यहाँ पे ब्लू लाइन थी, अब इसको कह रहे हैं रोटेट करना है चुंबकीय याम्योत्तर से अल्फा कोण पर हम लोगों को ऊपर ले जाना है। तो अल्फा कोण बच्चों जब ऊपर जाएगा तो ये वाली वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि ये वाली वैल्यू बच्चों इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो एच कॉस अल्फा निकल के आएगा। थीटा से जुड़ी हुई लाइन में हमेशा क्या आता है? कॉस आता है। तो यहाँ से बच्चों ये एच कॉस अल्फा हो जाएगा। थीटा से दूर वाली लाइन पे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पे वी ही रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि अब जो इन्होंने कोण बताया है वो थीटा डैश हो जाता है। तो थीटा की जगह थीटा डैश लिख देंगे, वी की जगह बच्चों इस सवाल में वी ही लिखा है और एच की जगह अब चेंज होके हो गया एच कॉस अल्फा। दोनों का बच्चों डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन ये लिखी है, 1 इक्वेशन ये लिखी है, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा कि एच से वी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। तो टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा बराबर बच्चों क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस अल्फा। 1 अपॉन कॉस बच्चों आप जानते हैं मैथ में पढ़ते हैं सेक अल्फा होता है। इसका मतलब है बच्चों टेन थीटा डैश अपॉन टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? सेक अल्फा, जो कि बच्चों किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है। चलते हैं इसके बाद बच्चों हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला अति लघु बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक यानी कि बच्चों ऑब्जेक्टिव और नेत्रिका यानी कि आई लेंसों के आवर्धन क्रमशः मैग्निफिकेशन आपको दिए गए हैं। अभिदृश्यक का मैग्निफिकेशन आवर्धन है m1, नेत्रिका की बच्चों आवर्धन क्षमता है बच्चों m2 और कौन सा दूरदर्शी है बच्चों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तब
सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। दोनों की अलग अलग बच्चों यहाँ पे आपको आवर्धन क्षमता दी गई है। आपको बताना है कि संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी की कंबाइंड यहाँ पर बच्चों जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी होगी। तो आपको कहा गया है कि अविदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता बच्चों m1 है। नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता सवाल में m2 दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो याद रखेंगे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बच्चों डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि m1 क्रॉस m2। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि संट से आप क्या समझते हैं। संट रेजिस्टेंस की बच्चों आपको डेफिनेशन बतानी है। संट से क्या अभिप्राय है, तो बच्चों बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। संट प्रतिरोध की देखें क्या लिखी है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, तो जो धारामापी होता है उसको जब अमीटर में बदला जाता है, तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है को जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोध को बच्चों संट प्रतिरोध कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे बच्चों आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है कि धारामापी को अमीटर में बदलना, तो आपने पढ़ा है कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों एक निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। उसी प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, संट प्रतिरोध कहते हैं। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोध को ही संट प्रतिरोध कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर, जो कि कुछ इस तरह लिखा हुआ है। वैद्युत परिपथ में किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। जो किरचॉफ के दोनों नियम इंपॉर्टेंट हैं। प्ले लिस्ट पे जाएंगे, आपको मैंने दोनों नियम पढ़ा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है प्रथम नियम। देखिए क्या होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग इस फिगर को समझेंगे। इस फिगर में बच्चों आप देख रहे हैं ये 5 तरह के आपको तार दिख रहे हैं। इन 5 में से बच्चों 2 तार ऐसे हैं जिसमें से धारा आ रही है, और 3 तार बच्चों आप ऐसे देख रहे हैं जिसमें से धारा करंट जा रही है। पांचों के पांचों बच्चों तार एक पॉइंट पर मिले हुए हैं। इस पॉइंट को कहते हैं बच्चों संधि। और संधि पर 2 तारों से धाराएं आ रही हैं और 3 तारों से धाराएं जा रही हैं। तो बच्चों क्या नियम बनता है, इस नियम को यहाँ से समझते हैं कि किसी संधि पर, इस पॉइंट से इशारा किया गया है कि किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बच्चों बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। यानी किसी भी बच्चों पॉइंट पर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी, यानी धाराओं का बीजगणितीय योग मैथमेटिकल सम बच्चों कितना होता है, 0 होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। बीजगणितीय योग मतलब बच्चों इसको हम लोग मैथ में लिखना चाहें तो समेसन सिग्मा किसका योग, धाराओं का योग यानी कि आई कितना होता है, शून्य होता है, यानी कि इक्वल में 0। किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस बात को जरूर याद रखने का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों ये बहुत बात पूछी गई है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपके सामने बच्चों कुछ इस तरह लिखा हुआ है। स्वप्रेरण गुणांक की बच्चों आपको डेफिनेशन बतानी है। इस स्वप्रेरण गुणांक की बच्चों क्या डेफिनेशन है, इससे पहले वाली भी प्रैक्टिस में बच्चों हम लोगों ने स्वप्रेरण गुणांक की डेफिनेशंस को समझा है। कोफिशिएंट ऑफ बच्चों सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण गुणांक, जब किसी कुंडली में बच्चों कोई भी कॉइल है, बहने वाली धारा का मान अगर उसमें 1 एम्पियर हो जाए, किसी भी कुंडली में बच्चों बहने वाली अगर धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है तो क्या होगा, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। इसे बच्चों एल से प्रदर्शित किया जाता है। और आप जानते हैं बच्चों जो इसका फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि एल बराबर एन डी फाई बी अपॉन डी आई, जहाँ बच्चों डी आई को हम लोग क्या कहेंगे, धारा, और धारा की वैल्यू को कितना कर देना है, 1। जब बच्चों अगर आई की वैल्यू 1 ले लेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन डी फाई बी आएगी कि नहीं आएगी। फाई बी को यहाँ पे पढ़ा जाता है चुंबकीय, और बी को पढ़ना है चुंबकीय, फाई को पढ़ना है फ्लक्स, और डी को पढ़ना है परिवर्तन, और एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। ये उसके क्या लगा है, बराबर। यानी कि जो स्वप्रेरण गुणांक है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। कब, जब परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर की होती है। तो क्या डेफिनेशन थी, एक बार वापस समझते हैं।
जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होता है तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि m द्रव्यमान का एक कण, तो बच्चों द्रव्यमान कितना दिया गया है m, एक कण v चाल से, चाल यानी कि वेग भी कह सकते हैं, चाल कितनी दी गई है v करता है। कण की संगत डे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। बच्चों डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य यानी कि आपको बच्चों लैम्डा का सूत्र बताना है, वेवलेंथ का फार्मूला बताना है। कई बार बच्चों मैंने आपको ये प्रूविंग कराई भी है प्रैक्टिस सेट में। लैम्डा बराबर होता है फार्मूला एच अपॉन पी, लेकिन आपको एक ऐसा फार्मूला बताना है जिसमें एम और वी दोनों आते हैं। तो आप बच्चों जानते हैं पी क्या है, संवेग मोमेंटम, और मोमेंटम का बच्चों फार्मूला होता है पी बराबर एम वी। तो यहाँ से इसको रख दें पी की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे जो लैम्डा का फार्मूला है वो एच अपॉन एम वी है। ठीक है, यही बच्चों डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का ऐसा फार्मूला है जिसमें कण का द्रव्यमान भी आ रहा है और कण की चाल भी आ रही है। और एच क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। अगला सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के अच्छी एक्सियल पोजीशन पे बच्चों आपको वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है। बच्चों बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं जो केवल फार्मूले बेस पर होते हैं। आपको केवल फार्मूले ही लिखने होते हैं, जैसे कि ये सवाल है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर बच्चों वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला लिखना है। तो बच्चों आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में प्रूविंग करके जो बच्चों इसका आंसर आता है वो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर रिजल्ट आता है। और विभव है तो विभव का मात्रक क्या लिखेंगे, वोल्ट। जहाँ बच्चों p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उम्मीद है कि आप बच्चों इस बात को समझ रहे हैं। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों पर, शॉर्ट आंसर पर। ठीक है, पहला लघु बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धातु के दो गोले, बच्चों धातु के दो गोले दिए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहला गोला बनाया और ये दूसरा गोला है। धातु के दो गोलों के व्यास डायामीटर गिवन है। पहले का बच्चों डायामीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर और दूसरे का डायामीटर बच्चों गिवन है 4 सेंटीमीटर। व्यास दिए गए हैं, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। बच्चों समान विभव, जो पोटेंशियल है दोनों का वो कैसा है, सेम है। यानी अगर जगह इसका विभव बच्चों मैंने पोटेंशियल V1 माना है और इसका विभव बच्चों अगर V2 माना है, दोनों के विभव कैसे हैं, समान है। समान का मतलब इक्वल है। आगे पढ़ते हैं। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात, पृष्ठीय आवेश घनत्व बच्चों आपको बताने हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व को, जिसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और दोनों के बताने तो पहले का पृष्ठीय आवेश घनत्व बच्चों हम लोगों ने मान लिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने कितना माना है, सिग्मा 1। और बच्चों दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने सिग्मा 2 मान लिया है। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनका अनुपात बताना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो यहाँ से एक बात ध्यान देने वाली बात थी, अगर इसका व्यास 6 था तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, 3 आएगी। और बच्चों इसकी रेडियस कितनी आएगी, 2 निकल के आएगी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात जो बच्चों इस सवाल के लिए है, आपको बच्चों यहाँ पे सिग्मा के बारे में बताना है। और सिग्मा का नाम मैंने भी बताया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों इसका फार्मूला होता है क्यू बाई ए। ये क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इस सवाल में बच्चों कहा गया, अगर आप सवाल की पहली लाइन को बच्चों अगर ध्यान से देखें तो सवाल में लिखा था बच्चों गोला, गोले शब्द का जिक्र किया गया है। और गोले का अब बच्चों आप जानते हैं एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का बच्चों जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसका मतलब है जहाँ सिग्मा है बच्चों, वहाँ पे हम लोग क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसका उल्टा कह सकते हैं कि जहाँ पे क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर है वहाँ पे हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग बच्चों क्लू पॉइंट हमें कहाँ से मिल रहा है, एक सवाल में कहा गया, सवाल में कहा गया था समान वेग है। बच्चों समान वेग से हम लोग, सॉरी समान वेग नहीं, समान विभव हैं। तो यहाँ से बच्चों V1 बराबर V2 से। विभव का बच्चों आप फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। पहले गोले के लिए तो यहाँ पे Q1 कर देंगे और यहाँ पे R1 कर देंगे। दूसरे गोले के लिए बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, विभव में बच्चों याद रखना आर में स्क्वायर नहीं होता है, बच्चों की आदत हो जाती है आर स्क्वायर बोलने की। ठीक है, इससे बचें।
यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कहेंगे कि सिग्मा को सिग्मा से अब साइलेंट नॉट को अब साइलेंट नॉट से कैंसिल किया जा सकता है। बच्चों यहाँ से 4 पाई भी कट रहा है, लेकिन सवाल में हमें सिग्मा लाना है और सिग्मा बराबर बच्चों होता है क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी हमें पाई 4 पाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको आप काटे ना। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब बच्चों आप देख रहे हैं ऊपर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, 4 पाई आर स्क्वायर चाहिए, यानी जब तक आर में स्क्वायर नहीं बच्चों आएगा तब तक वो चीज़ सिग्मा नहीं बनेगी। तो ऐसा करते हैं कि जो चीज़ बची उसको पहले लिख लिया यहाँ से, जो चीज़ ये बची और जो चीज़ ये बची। फिर हम लोगों ने क्या किया बच्चों, आर से ऊपर गुणा कराया और आर वन से नीचे भाग भी कर दिया। जैसे बच्चों भाग करोगे तो इस आर में क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और एक मैंने ऊपर गुणा करा दिया। ठीक है, अभी भी बच्चों ये वाली चीज़ ये यही लिखी है क्योंकि आर वन से कैंसिल करोगे अभी भी वही। यहाँ बच्चों हम लोगों ने आर टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये आर टू स्क्वायर हो जाएगा नीचे। और बच्चों आप जानते हैं कि क्यू बाई 4 पाई आर वन स्क्वायर इतनी चीज़ और ये वाली चीज़ बच्चों एक फार्मूला बन गई, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों ये सिग्मा वन, ये आर वन, ये सिग्मा टू और ये आर टू। ठीक है, सिग्मा वन और सिग्मा टू का हमें रेशियो चाहिए, तो यहाँ से हम लोग सिग्मा टू को नीचे ले आएंगे, आर वन को नीचे भेज देंगे, तो आर टू अपॉन आर वन हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आप क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू रखेंगे। आर टू क्या है, दूसरी रेडियस, और आपको बच्चों पता है कि दूसरी रेडियस 2 थी, पहली रेडियस 3 थी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आर टू और आर वन की वैल्यू लिख देंगे। जैसे बच्चों आप वैल्यू लिखेंगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू, आर टू की वैल्यू 2 थी, आर वन की वैल्यू 3 थी। इनका अनुपात कितना आ गया बच्चों, 2:3। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे दूसरे लघु पर। दूसरा लघु बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों। क्या कि बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर, बोहर का परमाणु मॉडल आपको यूज करना है और क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल का बच्चों मतलब कुछ भी नहीं है, एक प्रकार से टाइम ही है, ये लिखा भी है। मुख्य क्वांटम संख्या बच्चों आप जानते हैं एन से डिनोट किया जाता है क्वांटम संख्याओं को, संख्या के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि परिक्रमण काल यानी कि टी। ठीक है, क्वांटम संख्या यानी कि एन के घन यानी कि क्यूब के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मुझे बच्चों प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा, बहुत अच्छा सवाल भी है, बहुत सरल भी लगेगा आपको, ध्यान से देखिए, बस कुछ चीजें आपको लर्न होनी चाहिए इसके लिए। बच्चों पहली बात क्या है कि हम जानते हैं कि nवीं कक्षा में गति करते इलेक्ट्रॉन की बोहर त्रिज्या, क्योंकि हमें बोहर के परमाणु मॉडल का यूज भी करना है, और बोहर त्रिज्या का बच्चों जो फार्मूला होता है आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपसाइलन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये रिजल्ट कहाँ से आया। बच्चों इसको भी मैंने यूट्यूब पर करा रखा है, फिर से मैं आपको बता दूँ कि फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 नाम से बच्चों एक प्लेलिस्ट बनी है। पूरी फिजिक्स आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों पढ़ा रखी है, आप वहाँ से जाके इस प्रूविंग को देखें। थंबनेल में भी बच्चों लिखा होगा बोहर त्रिज्या बोहर वेग, बिल्कुल ऐसा रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाइएगा क्योंकि काफ़ी सारी 33 प्रूविंग के आसपास हैं। स्क्रॉल करते हुए बच्चों आप देखेंगे थंबनेल में, वहाँ पे आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप ज़रूर देखें उस प्रूविंग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों बोहर त्रिज्या का ये रिजल्ट आता है प्रूव होके, आपको इसको प्रूव नहीं करना है, इसका यूज करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों nवीं कक्षा में गति करते इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी क्या होती है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2n एच अपसाइलन नॉट। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हैं हमें टाइम का जिक्र करना है, और क्या हो रहा है कि वृत्त में बच्चों एक, आप जानते हैं कि परमाणु में बच्चों नाभिक होता है और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो अगर मैं बात करूं टाइम क्या होता है, टाइम यानी कि परिक्रमण काल, समय बराबर बच्चों होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर बच्चों क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्योंकि बच्चों ये वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जो इसका फार्मूला आप बच्चों जानते हैं 2 पाई आर होता है, और बच्चों चाल भी मान लेते हैं। nवीं कक्षा का तो यहाँ पे त्रिज्या को आर एन, वेग को वी एन लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से क्या करना है, आर एन की ये वाली वैल्यू इसमें रखनी है और वी एन की ये वाली वैल्यू बच्चों इसमें रखनी है। जैसे रखेंगे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ध्यान से देखिए, टी बराबर बच्चों 2 पाई आर एन की वैल्यू लिख दी और नीचे वी एन की वैल्यू लिख दी है। ठीक है,
आप ध्यान से देखिए इसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, ये बच्चों 2 पाई ऐसे लिखा है, ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी है, बीच वाले का गुणा बीच से हो जाएगा, तो इसका बच्चों हम लोगों ने गुणा करा दिया। बीच वाली ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी है, ये वाली वैल्यू इससे गुणा हो गई, सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर पहुँच गई, ठीक है। इन सभी में से बच्चों अगर एक चीज़ देखा जाए वो कैंसिल हो रही, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 2 का गुणा 2 से कराएँगे बच्चों 4, एप्सिलॉन का गुणा एप्सिलॉन नॉट से कराएँगे बच्चों एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एच स्क्वायर का बच्चों गुणा एच से कराएँगे तो एच क्यूब, एन स्क्वायर का गुणा बच्चों एन स्क्वायर का गुणा इस वाले एन से कराएँगे तो बच्चों क्या हो जाएगा एन क्यूब। ये बच्चों एम ऐसे लिखा है, जेड का गुणा जेड से कराएँगे जेड स्क्वायर, ई की पावर 2 का गुणा ई की पावर इस 2 से यानी स्क्वायर से कराएँगे तो ई की पावर 4। अब बच्चों इस रिजल्ट को अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखें तो मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चों टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एन क्यूब के, है कि नहीं? टाइम जो है बच्चों वो किसके समानुपाती आ रहा है? क्वांटम संख्याओं के घन के समानुपाती आ रहा है, और यही बच्चों में सिद्ध भी करना था। तो स्पष्ट है कि परिक्रमण काल यानी कि टी, क्वांटम संख्या यानी कि एन के घन में यानी कि क्यूब, और क्या है अनुक्रमानुपाती उसके डायरेक्ट सामने लिखा हुआ, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा सवाल था, सरल भी था। बस आपको बच्चों इसमें क्या करना था कि दो चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, आरएन और बीएन। लेकिन बच्चों ये सिर्फ लर्न नहीं होनी चाहिए, इनकी प्रूविंग भी आनी चाहिए। तो अभी आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे बोहर त्रिज्या बोरवेग की प्रूविंग को ज़रूर देखें। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि एक फिगर दिया गया है और लिखा हुआ है कि चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। धारिता का सूत्र बच्चों आप जानते हैं धारिता का सूत्र होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिख दिया गया। फिर क्या कहा गया, प्लेटों के क्षेत्रफल को दिखाया गया है कि A है तथा प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक पट्टिकाओं की मोटाई बताई गई है D1 और D2। उनके परावैद्युतांक K1 और K2 है। आपको बच्चों इस दोनों जो समांतर प्लेट संधारित्र हैं इनकी धारिता का सूत्र भी आपको बनाना है। तो देखिए कैसे, बहुत आसान लगेगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं कि सब न्यूमेरिकल है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल से बच्चों को कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, लेकिन डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखिए बच्चों पहला सवाल क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहली प्लेट ऊपर वाले की, और अभी ये फार्मूला लिखा है तो सी पहली प्लेट है तो सी की जगह C1 लिख देंगे। ए पहले का क्षेत्रफल बच्चों ए ही बताया गया है, आप सवाल को देख रहे थे। अब साइलेंट नॉट ऐसे रहेगा, के की जगह बच्चों इसमें K1 है, डी की जगह बच्चों पहली प्लेट की दूरी D1 है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बात करते हैं बच्चों दूसरी प्लेट की तो द्वितीय प्लेट की, सी की जगह बच्चों C2 लिख देंगे। ए एरिया दोनों का सेम बताया गया, आप साइलेंट नॉट ऐसे लिख देंगे। के की जगह बच्चों इस सवाल में K2 लिखा है, और डी दोनों की दूरी बच्चों D2 है तो D2 लिख देंगे। बच्चों ये दोनों ही श्रेणी क्रम में, कैसे में है, श्रेणी क्रम में। तो क्या करेंगे कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बच्चों सीरीज में आप जानते हैं ये फार्मूला होता है, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, वैसे यहाँ पे होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, लेकिन उल्टा होता है। वहाँ श्रेणी क्रम में r सामने सामने होता है, लेकिन ये बच्चों समांतर क्रम की बात हो रही है, सॉरी श्रेणी क्रम में यहाँ पे अपॉन में होता है, ठीक है। बच्चों एलसीएम लिया जाए तो 1/c, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, C1 2 प्लस C1 आएगा, जिसको C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं आप। अपॉन में क्या लिखा है C1 इंटू C2, एलसीएम लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, C बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ से ये इंटू का साइन है, सॉरी यहाँ पे यहाँ उल्टा कर दिया गया, तो C बच्चों ऊपर जाएगा और ये चीज़ जो इंटू वाली थी वो ऊपर पहुँच जाएगी, प्लस वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। यहाँ से बच्चों हम लोग C1 और C2 की जो वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वाली, ये दोनों को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो C1 की वैल्यू बच्चों पुट कर दी गई, C2 की वैल्यू पुट कर दी गई, C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू सब में पुट कर दी गई। इसके बाद बच्चों ध्यान से देखें, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि ये इंटू का साइन है तो इंटू करा लेते हैं। ए का गुणा ए से कराओगे ए स्क्वायर, एप्सिलॉन का गुणा एप्सिलॉन नॉट से कराएंगे एप्सिलॉन स्क्वायर K1 K2 अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा D1 D2। यहाँ से बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट केवल कॉमन आ रहा है, तो बच्चों यहाँ से क्या बचेगा K1 अपॉन D1, और यहाँ से क्या बचेगा K2 अपॉन D2। जैसे बच्चों ये बचेगा तो यहाँ से आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D1 D2 अपॉन में K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2, ठीक है।
इसमें बच्चों अगर एलसीएम ले लें तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, और सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर हो जाता है, सबसे नीचे का गुणा सबसे, और लेकिन ये चीज़ बच्चों कट भी रही तो ऐसे यहाँ से काट देंगे। तो केवल क्या बचा, K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, और इस चीज़ को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो केवल अगर आप इसकी बच्चों कैलकुलेशन जब स्वयं करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां। बच्चों अभिदृश्यक हम लोगों ने इस तरह के कई बार सवाल लगाए हैं बच्चों, लेकिन ज़्यादा अभी तक प्रैक्टिस में नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, आज हम लोगों ने इसका एक सवाल और लिया। बच्चों अभिदृश्यक लेंस जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस जिसको बच्चों आई लेंस कहते हैं। इस सवाल को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद बच्चों क्या कहा गया है सवाल में कहा गया है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां, फोकल लेंथ, फोकस दूरी को बच्चों एफ से दिखाते हैं। पहले नाम लिया था अभिदृश्यक यानी कि ओ, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। दूसरे की फोकस दूरी बच्चों एफ, और किसकी नेत्रिका लेंस यानी आई लेंस यानी ई लिख देंगे 1.5 दी। आगे पढ़ते हैं। इस अभिदृश्यक से 3 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, बच्चों वस्तु की दूरी को आप जानते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है यू से। और किस लेंस की बात हो रही है, सबसे पहले अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव, तो ओ लिख देंगे। कितनी दूरी है 3, लेकिन बच्चों वस्तु की दूरी को नेगेटिव लिया जाता है। आगे क्या लिखा है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का बच्चों कहने का मतलब ये होता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब की दूरी डिस्टेंस ऑफ इमेज v, और अंतिम प्रतिबिंब बच्चों आपको अगर याद हो नेत्रिका लेंस से ही बनता है, यानी कि e, जिसकी वैल्यू बच्चों -25 गिवन है। क्या कहा जा रहा है, अब अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी का मतलब ही बच्चों होता है दूरदर्शी की लंबाई, यानी आपको एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इस बात को समझते हैं। सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं कि आपने क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्लास 10th में बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम क्या कहेंगे कि अगर मैं इसको ई में लगाता यानी नेत्रिका लेंस में लगाता तो 1/f, वी और यू सब जगह ई हो जाएगा। अब इन सभी की वैल्यू को बच्चों रखते हैं। एफ ई की वैल्यू सवाल में 1.5 है, वी की वैल्यू माइनस का 25 है, यू ई हमें नहीं पता है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को इधर लाए, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ ऐसे लिखी है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तें 15, ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। 3 और बच्चों 25 में अगर एलसीएम लिया जाए तो 75 आ जाएगा, या तो कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 का 2 से करेंगे 50, 3 का 1 से करोगे 3, 25 तें 75, इसको उल्टा कर दिया जाए तो अगर जोड़ें तो 53/75 आएगा। फिर इसको रिवर्स करेंगे तो यू ई ऊपर आ जाएगा 75/53, माइनस मैंने इधर भेज दिया है। 53 से बच्चों को डिवाइड किया जाए 75 में तो अप्रॉक्सीमेट 1.4 करके आएगा। फिर हमें लेंस एल बताना है। बच्चों याद रखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में दूरदर्शी की लंबाई का फार्मूला एफ ओ प्लस यू ई मॉड में। एफ ओ की वैल्यू बच्चों सवाल में शुरुआत में लिखी थी हम लोगों ने 15, यू ई की वैल्यू 1.4, माइनस में था लेकिन मॉड लगा है तो माइनस हट जाएगा। 15 में बच्चों एक को जोड़ेंगे तो 16.4, यानी कि जो बच्चों अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की जो दूरी है, यानी कह सकते हैं दूरदर्शी की लंबाई 16.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम चलते हैं लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस तरह लिखा है। अगला सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बच्चों एरिया जिसको डिनोट किया गया है ए से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सेंटीमीटर को चेंज किया जाता है, फिजिक्स में हमेशा मीटर में ही दूरी रखी जाती है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4। आगे बढ़ते हैं। कुंडली 1.5 न्यूटन इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र इसको आप डिनोट करते हैं बी से, मैग्नेटिक फील्ड 1.5 गिवन है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बच्चों आपको बताई गई है कितने 100 तथा इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा बच्चों यानी कि आई, जिसकी वैल्यू 0.2 है। नंबर 1, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों जिसको आप लोग एम से डिनोट करते हैं,
मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बच्चों एम बराबर आप जानते हैं फार्मूला होता है एन आई ए। एन की वैल्यू सवाल में 100 दी है, आई की वैल्यू 0.2 दी गई है, ए की वैल्यू सवाल में हम लोग निकाल चुके थे 5 × 10⁻⁴। यहाँ से बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखें। 4 पावर माइनस है, 100 का मतलब बच्चों होता है 2 पावर प्लस 2 प्लस 4 माइनस, तो माइनस की 2 बचेंगी। 5 का गुणा बच्चों 2 से कराएंगे 10 आएगा, एक अंक बाद पॉइंट तो 1.0 × 10⁻²। इसकी उसकी मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है इसके फार्मूले से। आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे बच्चों क्या निकालना है, कुंडली पर अधिकतम बलागुण, शब्द पे ध्यान दें, अधिकतम बलागुण। जो बलागुण यानी कि टॉर्क, जिसको डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। बच्चों बात की गई है अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए हमें साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो कि बच्चों आप जानते हैं 90 डिग्री पे होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 हो। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो केवल क्या बचेगा एम बी। एम की वैल्यू बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं 10⁻², 1.0 मतलब 1 ही होता है। बी की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई थी 1.5, तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने बी की वैल्यू 1.5 रखी, तो 1.5 × 10⁻², बलागुण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर है। चलते हैं बच्चों हम लोग पहले लॉन्ग आंसर पे। तो 5 बच्चों हम लोगों ने लगा लिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसके बाद पहला लॉन्ग आपके सामने कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है बच्चों, और कहा गया है कि दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1, R2 और R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। बच्चों यहाँ पे किरचॉफ का सवाल है। किरचॉफ से रिलेटेड बच्चों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर पढ़ के जाएं। किरचॉफ के मैंने बच्चों लगभग आज तीसरा सवाल मैं करा रहा हूँ पूरे अभी तक के प्रैक्टिस सेट में। आने वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों हम लोग इसके और भी सवाल लेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ से किरचॉफ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि सर्किट में हम लोगों को धाराएं बनानी होती हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये पहली बैटरी है, तो बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल जो बड़ी लाइन होती है उसको धनात्मक पढ़ते हैं, वहाँ से हमेशा धारा निकलती है। तो मान लेते हैं इस वाले से I1 धारा निकली, ये बैटरी एक और लगी है, इससे I2 धारा निकली। बच्चों I2 धारा ऊपर से आते आते यहाँ आएगी, I1 धारा आते आते यहाँ आएगी, दोनों इस पॉइंट पर मिलेंगी, इधर चली जाएंगी, यानी इधर कौन सी धारा जाएगी, I1 + I2। चलते चलते जब वो बच्चों यहाँ पे आएंगे, इसके बाद क्या होगा, दो रास्ते मिलेंगे। जिस बैटरी से जब बच्चों धारा निकलती है वो वापस आके वहीं पे चली जाती है। तो I2 यहाँ से निकली तो I2 इधर ही चली जाएगी, I1 इस वाली बैटरी से आई थी तो I1 यहाँ से नीचे आ जाएगी। इसके बाद बच्चों क्या किया जाता है कि बैटरी के प्लस वाले साइन से एक एरो बनाते हैं नेगेटिव की तरफ, प्लस से निगेटिव की तरफ एक एरो बनाते हैं। इसको पहला खंड मान लेते हैं और इसको दूसरा खंड मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ से बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि खंड एक में केसीएल लगाएंगे। खंड एक में केसीएल बच्चों कैसे लगाते हैं, केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ लॉ। बच्चों किरचॉफ लॉ कैसे लगाएंगे, यहाँ से पहलेंगे बैटरी के प्लस वाले सिरे से ही सारे काम हो रहे हैं, प्लस से चलेंगे, चलते गए खंड एक में ही चलना है, ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, ऊपर नो, यहाँ से जाना है। कौन सा बच्चों रेजिस्टेंस मिल रहा है, 20 लिख देंगे। कौन सी धारा जा रही है, I1 + I2। बच्चों इस धारा का एरो और इस एरो को देखें, ये सर्किट में ऐसे आते आते ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, यानी इस तरह घूमना स्टार्ट करेगी। और बच्चों ये वाला एरो भी ऐसे ही घूम रहा है। अगर दोनों का एरो सेम है तो आगे प्लस यूज़ करेंगे, और अगर एरो विपरीत है, अपोजिट है, तो बच्चों माइनस साइन यूज़ करेंगे। यहाँ से आते हुए हम लोग नीचे आए 10। इसके बाद बच्चों इसमें कौन सी धारा जा रही है, I1। बच्चों इस धारा को अगर साइन को देखो तो ये नीचे आके फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे घूमना स्टार्ट करेगी। और ये वाला एरो भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, दोनों सेम है, पॉजिटिव। जैसे आप नेगेटिव साइड पे आ गए तो बैटरी कितनी है, 30, तो 30 लिख देंगे, ठीक है। 20 का गुणा बच्चों I1 से करेंगे तो 20 I1, 20 का गुणा I2 से करोगे 20 I2, ये 10 I1 ऐसे लिखा, ये 30 ऐसे लिखा। बच्चों ये 20 I1 और ये 10 I1, 30 I1 + 20 I2 बराबर 30। यहाँ से बच्चों 20 से और 30 से कॉमन है 10, तो 10 त्याई 30, 10 दूना 20 बराबर 30। यहाँ से बच्चों 10 को हम लोग 30 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 30, 3 आ जाएगा। 30 में 10 से डिवाइड किया तो 3। ये बच्चों ऐसे लिखी है समीकरण 1। इसके बाद बच्चों खंड 2 में कैसे लगाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव साइन से चलेंगे। पहले कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, 10। 10 में कौन सी धारा जा रही है, I2। तो यहाँ से बच्चों हम लोग लिखेंगे 10 I2। क्या लिखेंगे, 10 I2, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ से चलते गए कौन सा रेजिस्टेंस, 20। 20 में कौन सी धारा जा रही है, I1 + I2। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस में 20 I1 + I2, और बैटरी बच्चों कितने वोल्ट की मिल रही है, 10 वोल्ट की, तो लास्ट में क्या लिख दिया, 10, ठीक है। 10 I2 + 20 कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, 20 I1 + 20 I2 बराबर 10। तो यहाँ से ये 20 I1 ऐसे लिखा है, 20 I2, 20
10i2 और 20i2 बच्चों 30i2 बराबर में 10। 20 और 30 से बच्चों 10 कॉमन है, तो 10 दूना 20, 10 तीन 30, 10। 10 से बच्चों 10 का भाग दोगे एक बार जाएगा, तो यहाँ से बच्चों क्या बचेगा 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, समीकरण 1 और 2 को मैंने लिख लिया एक साथ, किसी एक चीज़ को इक्वल करेंगे, तो i2 को इक्वल कर लेते हैं। i2 3 है तो ऊपर 3 से गुणा, i1 में यहाँ 2 है तो नीचे 2 से गुणा, ठीक है। 3 से गुणा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से गुणा 2 दूनी 4, 2 का गुणा 3 से 2 तिहाई 6, और 2 का गुणा बच्चों 1 से कराएंगे 2, ठीक है। माइनस माइनस कर देते हैं सबका साइन, तो ये बच्चों 6i2 कट जाएगा, 9 में से 4 चले जाएंगे तो 5i1, और यहाँ से बच्चों के कितने बचेंगे 7। तो यहाँ से बच्चों क्या कहेंगे i1 5 नीचे जाएगा तो i1 की वैल्यू 5/7। i1 की वैल्यू बच्चों समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारे पास ये था 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों 2i1 की वैल्यू ये 3i2 इज इक्वल टू 1, 7 दूनी 14/5 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं ये उधर जाएगा तो माइनस 5 एकम 5, तो 5 माइनस 14 बराबर बच्चों ये बट्टे में 5 लिखा है, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 9/5, 3 से 9 को काट देंगे माइनस 3/5, i2 की वैल्यू आ गई। बच्चों तीसरी धारा यहाँ पे थी i1 i2 ये थी, और बीच में कौन सी जा रही है i1 प्लस i2, तो यहाँ से i1 प्लस i2 बच्चों क्या आएगा, i1 प्लस i2, i1 की वैल्यू आई थी सवाल में 7/5, i2 की वैल्यू माइनस 3/5, एलसीएम सेम है, 7 में 3 जाएगा 4/5, तो i1 प्लस i2 बच्चों 4/5 आ गए। सभी प्रतिरोधों में बच्चों धारा आ चुकी है। इस वाले में थी i1 जो कि हम लोगों ने निकाल ली, इस वाले में थी i2 जो कि हम लोगों ने निकाल ली, बीच वाले में थी i1 प्लस i2 जो कि हम लोगों ने निकाल ली है। चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे लॉन्ग आंसर पे, अंतिम लॉन्ग बच्चों यहाँ से। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया समझाइए। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बच्चों आपको बताना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बच्चों पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको बच्चों एक फिगर से समझते हैं। इसका फिगर बच्चों कुछ इस तरह है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है कि प्रत्यावर्ती बच्चों दोनों चक्रों में, 1 मिनट में आपको समझाता हूँ यहाँ से, कि प्रत्यावर्ती परिपथ के दोनों ही चक्रों में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही बच्चों धाराएं आपको प्राप्त होती हैं। एक होता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ठीक है, निवेशी वोल्टेज, उसमें क्या होता है एक चक्कर पॉजिटिव ऐसे होता है, फिर एक चक्कर नेगेटिव होता है, फिर एक चक्कर पॉजिटिव होता है, फिर एक चक्कर नेगेटिव होता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये होता है प्रत्यावर्ती, समझते चलेंगे बच्चों ताकि आपको थ्योरी रटनी ना पड़े। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, ठीक है। अब क्या हमें लगाना है निर्गत वोल्टेज। निर्गत का मतलब बच्चों क्या होता है, वो चीज़ जो हमें आउटपुट के रूप में मिलती है, निर्गत वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इसको बनाया है। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव में भी हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से, और बच्चों नेगेटिव में भी हमें आउटपुट मिलता है ऐसे, जैसे पॉजिटिव में मिलेगा फिर नेगेटिव में मिलेगा, मतलब आउटपुट चाहे पॉजिटिव से हो बच्चों जो, और चाहे नेगेटिव से, दोनों में ही मिलता है। यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बच्चों, अर्ध तरंग में ऐसा नहीं होता। अर्ध तरंग में केवल इस वाले चक्र में ही मिलता है आंसर, इस वाले में कोई आंसर नहीं आता, या ग्राफ ब्लैंक होता है, खाली होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों इसका नाम है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो क्या परिभाषा है देखना ध्यान से, इस फिगर से समझना कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के धनात्मक और ऋणात्मक अर्धचक्रों में दोनों में ही निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। धनात्मक में भी प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक में भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वह रूप है जिसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों ही अर्धचक्रों में निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ये पैराग्राफ आप उस फिगर से समझ पा रहे हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है। आप समझते हैं बच्चों इसकी क्रियाविधि की ये संरचना कैसा होता है। संरचना के समझने के लिए बच्चों इस पैरा पूरे ग्राफ को आप रटे ना, इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ समझते हैं इस फिगर को। फिगर में बच्चों आपने देखा है कि यहाँ पर एक पहली कुंडली लगी है, ये दूसरी कुंडली है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में बच्चों क्या होता है कि इसका संबंध हम लोगों ने द्वितीयक कुंडली से कर रखा है, ऐसे जोड़ देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, दो लाइनें खींच देंगे, ऐसा लगेगा कि जुड़ी हुई है। प्राथमिक कुंडली को बच्चों द्वितीयक कुंडली से जोड़ दिया गया, और द्वितीयक कुंडली के बच्चे दो सिरे हैं, एक ए और एक बी।
ए सिरे से बच्चों पहला डायोड जुड़ा है हुआ D1 और बी सिरे से भी एक डायोड जुड़ा हुआ है D2। ठीक है, इसके बीच में बच्चों यहाँ पे एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ा गया है, जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो वो दूसरी कुंडली के सिरे डी से और पॉइंट सी के बीच में जुड़ा है। इसी लोड प्रतिरोध में बच्चों आपको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। जितने भी इस सवाल के इनपुट भेजेंगे आउटपुट आपको इस बीच में दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये पूरे फिगर को बच्चों एक बार मन में बसा लें कि पहली प्राथमिक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, इसको प्राथमिक कुंडली कह रहे हैं, इसको द्वितीय कुंडली के बीच में जोड़ा गया है। दो सिरे थे ए और बी, पहली सिरे से डी डायोड D1, दूसरे सिरे से डायोड D2 जुड़ा है। लोड प्रतिरोध आरएल को द्वितीय कुंडली के सिरे डी और सी के बीच जोड़ दिया गया है। इस पूरे बच्चों पार्ट को हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। अब समझना, अपने मन में फिगर को बसाए रखना और इस चीज को यहाँ से पढ़ना, देखना कैसे। पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की संरचना निम्न चित्रानुसार होती है, जो अभी पीछे पढ़ा। जिसकी प्राथमिक कुंडली में एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा होता है, प्राथमिक कुंडली में भेजने वाली चीज थी, तथा इसका संबंध द्वितीय कुंडली से कर दिया जाता है, कर दिया था हम लोगों ने वहां से। द्वितीय कुंडली के सिरे ए, दो सिरे थे ए और बी, द्वितीय कुंडली के सिरे ए पर डायोड D1 लगा था और सिरे बी पर डायोड D2 लगा था, तथा लोड प्रतिरोध आरएल का संबंध बिंदु सी से करते हुए द्वितीय कुंडली के सिरे डी से के मध्य कर दिया जाता है। इसी डायोड लोड प्रतिरोध में आरएल में निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। पूरी की पूरी बच्चों कहानी जो अभी मैंने आपको बताई वो लिखी हुई है। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि ये काम कैसे करता है, वर्क फंक्शन, क्रियाविधि क्या है इसकी। क्रियाविधि में बच्चों क्या होगा, ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसका एक चक्कर कैसा होगा धनात्मक और एक चक्कर कैसा होगा ऋणात्मक, तो ध्यान से सुनना। जैसे बच्चों ये धनात्मक चक्र में होगी तो ए वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और बी वाला निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के कारण बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि अग्र अभिनत एक होता है, एक पश्चात होता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो बच्चों अग्र अभिनत में क्या होता है कि जो पी वाला सिरा है अगर बैटरी के प्लस वाले से जुड़ा जाए, एन वाला सिरा बच्चों अगर बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ा है तो इसको कहते हैं अग्र अभिनत, फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनत। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, पी वाला जुड़ जाए माइनस से और एन वाला जुड़ जाए प्लस से, तो बच्चों उसको उत्क्रम करते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। और अग्र में धारा मिलती है, पश्चिम में धारा नहीं मिलती। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहले क्या होगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव होने पर ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव होने पर बच्चों पी किससे जुड़ गया प्लस से और एन किससे जुड़ गया निगेटिव से, तो ये वाला अग्र अभिनत हो जाएगा। और ये वाला बच्चों पश्चिम, क्यों, क्योंकि पी जुड़ा है किससे निगेटिव से और ये वाला बच्चों सीधा किससे जुड़ा है प्लस से, तो इससे धारा नहीं मिलेगी। अब इसका जब दूसरा चक्कर आएगा निगेटिव वाला चक्कर, तो निगेटिव में ए निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा। बी जब पॉजिटिव होगा तो ये वाला सिरा किससे जुड़ा है प्लस से और ये वाला किससे जुड़ा जाए जाके माइनस से, तो ये अग्र अभिनत में होगा, जबकि ये वाला पश्चिम में, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो वही चीज बात बच्चों यहाँ पे लिखी है क्या, कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्रों में द्वितीय कुंडली या कुंडली का सिरा ए धनात्मक, सिरा ए धनात्मक, जबकि सिरा बी ऋणात्मक होता है, जिस कारण डायोड D1 अग्र अभिनत में तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में प्राप्त होता है। लोड प्रतिरोध RL में डायोड D1 से धारा प्राप्त होगी, क्योंकि अग्र में है तो उसी से धारा मिलेगी D1 से। फिर इसका निगेटिव वाला तथा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज की ऋणात्मक अर्धचक्रों में द्वितीय कुंडली का सिरा ए, ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा बच्चों ए कैसा हो जाएगा, ए द्वितीय कुंडली का सिरा ऋणात्मक तथा बी धनात्मक होता है, जिस कारण डायोड D1 उत्क्रम में और D2 अग्र अभिनत में प्राप्त होता है। लोड प्रतिरोध RL में डायोड D2 से धारा प्राप्त होती है। इसके बाद बच्चों आपको ये वाला भी फिगर इसमें बना देना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। इसके बाद हम लोग मिलेंगे बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। वीडियो को आप बच्चों जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर करें। कोशिश करें कि बच्चों आप इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर करें, ठीक है, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मिलते हैं बच्चों अगले प्रैक्टिस सेट